हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पहले मैं ज्योग्राफी के लिए आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने की कोशिश करूंगा। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अर्थक्वेक वेव्स को यूज करके कैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ये पी वेव क्या है, एस वेव क्या है, बॉडी वेव्स क्या है, कैसे हमको इंटीरियर पढ़ने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ हम पूरे अर्थक्वेक नाम के टॉपिक को भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या देखेंगे। अब हमको पढ़ना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेकिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ने के पहले हमको समझना पड़ेगा दैट व्हाई वी स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमारी अर्थ पे जो भी लैंडफॉर्म है, जो भी कन्फिगरेशन है सरफेस पे, वो किन दो प्रोसेसेस का प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोजेनिक एज वेल एज द एंडोजेनिक प्रोसेसेस। मतलब क्या है भाई, हम इंटीरियर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जितने भी लैंडफॉर्म है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ टू प्रोसेस ऑफ एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? अगर मैं एक्सोजेनिक की बात करूं तो ये वो प्रोसेसेस होती हैं जो एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू लगती हैं। किसके थ्रू लगती हैं? एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू लगती हैं। अब आप बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट्स कौन होते हैं? तो वो होते हैं एयर, वाटर, ओके, विंड, ग्लेशियर। तो ये सब क्या है? एयर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सब क्या है? एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। ये लैंडफॉर्म को चेंज करने में हेल्प करते हैं। लैंडफॉर्म क्या होते हैं? एनीथिंग दैट यू सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। माउंटेन है, लैंडफॉर्म है, प्लेटू है, लैंडफॉर्म है, वैली है, लैंडफॉर्म है। जो भी चीजें आपको सरफेस पे दिखाई देती हैं, एनीथिंग दैट यू सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। और लैंडफॉर्म को बनाने और बिगाड़ने का काम ये दो प्रोसेस करती हैं, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस किसके थ्रू लगती है? तो मैंने बताया अपने एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू, लाइक एयर, वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। एयर क्या करती है? चीजों को इरोड करने की कोशिश करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कई बार डिपोजिशन का भी काम करती है। वाटर भी यही करता है, लैंडफॉर्म को, स्ट्रक्चर्स को इरोड करता है। सेम विंड और ग्लेशियर भी करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ प्रोसेसेस होती हैं एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक को तो देखा हमने, वो एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू आउटर सरफेस पे लगती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक। कुछ प्रोसेसेस होती है जिनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहां से ऑपरेट्स करती हैं? These processes operates from interior of the earth। ये कहाँ से ऑपरेट करती है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो वो कहाँ से आता है? कि वो सरफेस के ऊपर से एक्सटर्नल एजेंट्स लाते हैं? नहीं, वो कोई ना कोई एक्टिविटी अर्थ के इंटीरियर में होती है, अर्थ की बॉडी में होती है, जिसके कारण अर्थक्वेक हमको देखने को मिलता है और जिसका इम्पैक्ट सरफेस पर भी होता है। सुनामी आती है, वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ एनी प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसके कारण सुनामी आती है। माउंटेन्स बनते हैं, ओरोजेनी होती है, वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। सो टू नो व्हाई द अर्थ शेक, सुनामी अकर्स एंड मैग्नेटिज्म, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसका रीजन भी कहाँ छुपा हुआ है? कहीं ना कहीं अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर में वो भी रीजन छुपा हुआ है। तो ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी देख लेते हैं, जब भी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इंटीरियर को अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ एविडेंसेस की जरूरत लगेगी। तो आपको एविडेंसेस लगेंगे, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं सोर्सेज लगेंगे। अभी आपके सोर्सेज या एविडेंसेस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। कुछ सोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? जिनको हम डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज मतलब वो होते हैं जिनको आप डायरेक्टली सरफेस पे देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? गोल्ड माइंस। गोल्ड माइंस मतलब मुझे क्या पढ़ना है? तो मैंने बोला मुझे पढ़ना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है तो मैं डायरेक्टली क्या शुरू कर दूं? डिगिंग, गड्ढा खोदना शुरू कर दूं सरफेस से और इंटीरियर की तरफ बढ़ना शुरू कर दूं। पर क्या ये पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं है, मैं समझाऊंगा क्यों। तो डायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद कौन से सोर्सेज आते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिनको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, लेकिन अगर कोई फिनोमिना हुआ, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आई, तो आपको समझ में आया कि अर्थक्वेक आई कहाँ से? अर्थ के इंटीरियर में से। आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, लेकिन उसके जो रीजंस है, उसके जो कॉजेज है, अगर आप उसकी स्टडी करो और उससे अगर आप इन्फर करो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो दोनों सोर्सेज को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। तो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं और वहां पर हमने
अराउंड कितने किलोमीटर तक गहरा गड्ढा किया, 8 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर डेप्थ तक हमने खोदने की कोशिश करी। लेकिन जब भी आप ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करके आप सीधे इंटीरियर में जा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये तो। लेकिन ड्रिलिंग करते हैं तो इसकी एक अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, एज वी गो डाउन, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो अगर आप 10 किलोमीटर गहरे गड्ढे में चले गए हो तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, तो आप बोलोगे 300 डिग्री सेल्सियस। क्या 300 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी मशीन ऑपरेट कर पाएगी? अरे वाटर ही बॉईल हो जाता है 100 डिग्री पे, जो कूलेंट का काम करता है। तो इसके बाद और गहराई में जाना पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और रॉक्स भी बहुत हार्ड होते जाते हैं, आप ड्रिलिंग नहीं कर पाओगे। ओके, तो पहला जो हमारा ऑप्शन था एलिमिनेट हो गया। इससे हम इंटीरियर के बारे में पढ़ सकते हैं नहीं? हाँ, 8-10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद सकते हैं, लेकिन हमारी अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, 6370 लिखा हुआ है एग्जैक्टली। और अगर मैं मोटे मोटे अंदाज की बात करूं तो हम बोलते हैं अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 के। ओके, मतलब 6400 किलोमीटर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। गोल्ड माइंस में आप ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इशू, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन इन द अर्थ एट द रेट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। उसके बाद डीपेस्ट ड्रिलिंग, लोगों ने सोचा कि पानी में खोदने की कोशिश करो, तो उन लोगों ने आर्कटिक ओशन में डीप ड्रिलिंग स्टार्ट करी। लेकिन वहाँ पर भी यही इशू आना शुरू हो गया कि इवन ओशन में भी अगर आप ड्रिलिंग करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। दूसरा, ओशन के सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो काफ़ी डेंस हैं बिकॉज ऑफ वेट ऑफ वाटर, काफ़ी कंप्रेस हो गए हैं, तो उनको खोदना इतना आसान नहीं था। तो जो सेकेंड ऑप्शन था हमारा वो भी एलिमिनेट हो गया। अभी आप इंटीरियर पढ़ना चाहते हो लेकिन डायरेक्ट सोर्सेज काम नहीं करते। तीसरा आ जाता है डायरेक्ट सोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। भाई वॉल्केनो जब सरफेस पर आता है तो हमको पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता। आप वॉल्केनो के अंदर नहीं जा सकते, आप ये नहीं पता कर सकते वो कितनी डेप्थ से आ रहा है, आप सिर्फ उसको बाहर आने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको इंटीरियर के बारे में पता नहीं चल रहा, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि जो वॉल्केनो से मैग्मा या लावा बाहर आ रहा है वो कितनी डेप्थ से आ रहा है, आप ये नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये तो पता चल रहा है कि अर्थ अंदर से हॉट है, बट कितनी दूरी तक हॉट है, किस स्टेट में, क्या अर्थ अंदर से मोल्टन है, लिक्विड है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी पता नहीं चल पा रही हैं। तो ये वाला भी हमारा कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं है। तो जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं वो हमें हेल्प नहीं कर पाते रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ। उसके बाद अगर डायरेक्ट सोर्सेज हेल्प नहीं कर पाते तो हम किस पे स्विच करते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज जब हेल्प नहीं करते हैं तो फिर हम जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पे। अब ये इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है, आप इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको स्टडी करके इन्फर कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज हमारे कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है मीटियोर। मीटियोर मतलब क्या होता है भाई, समटाइम्स आउटर बॉडीज रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ। मीटियोर बाहर से आता है और अर्थ को टकरा जाता है, तो मीटियोर को हम स्टडी कर सकते हैं और अर्थ के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी देखा था दैट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट। जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था, जब सारे मीटियोर एस्टेरॉइड्स बन रहे होंगे, शायद तब हमारी अर्थ भी बनी होगी, तो उसको स्टडी करके हम कुछ बता सकें। लेकिन अगर आपको पता हो तो मीटियोर का साइज कैसा रहता है, तो आप बोलोगे काफ़ी स्मॉल। द साइज ऑफ मीटियोर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ। तो मीटियोर को आप एक छोटे से पत्थर को स्टडी करके इतनी बड़ी अर्थ के बारे में कोई भी अंदाज नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमारा जो मीटियोर नाम का एविडेंस है वो फेल कर जाता है। फिर जो नेक्स्ट एविडेंस आता है हमारा इनडायरेक्ट, उसका नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट ये सब जगह सेम नहीं है, इसलिए इसको भी हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। और जो लास्ट हमारा एविडेंस है, जो इनडायरेक्ट एविडेंस है, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक वेव्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी है और अर्थ के पूरे लेयर्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सो द अर्थक्वेक वेव्स, जब भी अर्थक्वेक आता है तो वो वेव्स जनरेट करता है, जिसको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। तो द अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स is the most confirmatory evidence regarding the interior of the earth। तो अब हमें अगर इंटीरियर पढ़ना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक वेव्स क्या है, कैसे अर्थक्वेक आता है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूं कि अर्थक्वेक है क्या,
व्हाट इज अर्थक्वेक? तो आप सिंपल जवाब दे सकते हो, द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज अर्थक्वेक और द शेकिंग ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? अगर अर्थ शेक करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। वाइब्रेट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अब भाई मैं पूछूं अर्थक्वेक क्यों वाइब्रेट करती है? क्योंकि भाई आपको पता है हमारे क्रस्ट के नीचे रॉक्स ही रॉक्स हैं, सरफेस के नीचे रॉक्स हैं। रॉक्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे परफेक्टली वर्टिकल तो रखे नहीं होंगे, रॉक्स ऐसे तिरछे रखे हुए होंगे। तो कई बार अगर उनके बीच में पानी चला गया और अगर रॉक्स नीचे से मूव कर गए, जो काफी डेप्थ में बहुत बड़े बड़े रॉक्स अगर वो मूव कर गए तो ऊपर का पूरा सरफेस भी हिल जाएगा, जिसके कारण वाइब्रेशन हो जाएगा। और अगर वाइब्रेशन हो जाएगा तो हम बोलेंगे अर्थक्वेक आ गया। द सडन वाइब्रेशन और द शेकिंग ऑफ अर्थ इज द अर्थक्वेक। ओके, अब जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक क्या रिलीज करता है? तो आप बोलोगे एनर्जी। अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक क्या रिलीज करता है? एनर्जी। अब जब भी अर्थक्वेक आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है? वेव्स। अब वेव्स भी कुछ टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स होती है, सरफेस वेव होती है। तो वो जो अर्थक्वेक आता है एनर्जी रिलीज करता है, तो उस वेव्स को पढ़ के हम इंटीरियर के बारे में अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आया? टेंशन नहीं लेना है, अभी अपन चल रहे हैं आगे। अब अर्थ हिलती क्यों है? अर्थ शेक क्यों करती है? तो मैंने बताया कि जो रॉक्स हैं अगर वो स्लाइड हो जाते हैं अलोंग द फॉल्ट, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। यहां पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको देख लोगे आप लोग, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है। ओके, स्पेक, हाँ ये पेन विजिबल है। देखो, एक रॉक ये है बहुत बड़ा, दूसरा रॉक ये है, इनके बीच में एक क्रैक है। जिस क्रैक को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी के टर्म्स में बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं? फॉल्ट। सो फॉल्ट इज अ लाइन और अ क्रैक बिटवीन टू रॉक्स। ओके, बीच दो रॉक के बीच में जो क्रैक है उसको क्या बोलेंगे? फॉल्ट। अब मान लो ये जो रॉक 1 था, ये जो रॉक ऊपर वाला 1 था, नीचे वाला 2 था। अब किसी भी कारण से रॉक 1 तो नीचे वेट दे रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं। लेकिन अगर मान लो ये खिसक गया रॉक 1 रॉक 2 के ऊपर, तो जो ऊपर सरफेस है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे वाइब्रेशन। और अगर वाइब्रेशन हो गया तो क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ बिटवीन द टू रॉक, जैसे यहाँ पर मूवमेंट हो गया, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को फोकस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? फोकस इज अ पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू रॉक्स ऑकर्स। अब ये जो फोकस है जहां पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ, इससे जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो फोकस से नियरेस्ट पॉइंट है वो कितने डिग्रीज पर होगा? हमेशा 90 डिग्रीज पर। तो फोकस से 90 डिग्री पे सरफेस पे जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर पे सबसे पहले अर्थक्वेक आएगा। क्यों? क्योंकि वो नियरेस्ट है किसके? फोकस के। फोकस का कुछ बुक्स में नाम क्या दिया रहता है? हाइपोसेंटर। सो हाइपोसेंटर और फोकस मीन्स सेम थिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये 3D में दिया हुआ, देखो यहां पर मूवमेंट हुआ, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? फोकस। वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस। फोकस का एक और नाम क्या है? तो मैंने बोला हाइपो सेंटर। ओके, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं फोकस को। अब फोकस से जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑन द सरफेस, जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑन द सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। अब ये जो क्रैक थी, क्रैक को क्या बोला हमने? फॉल्ट। ये जो क्रैक दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है मेरा? फॉल्ट, या फिर फॉल्ट लाइन भी बोलते हैं इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया अर्थक्वेक के। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब जब भी अर्थक्वेक आता है, दो रॉक्स आपस में मूव करते हैं, तो वो क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। अब जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो मैं आपको कुछ एक बेसिक्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूं अर्थक्वेक के। देखो, जब भी अर्थक्वेक आता है, देखिए जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक क्या रिलीज करता है? आप बोलोगे एनर्जी। क्या रिलीज करता है? एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूं जो अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज करता है वो कौन सी एनर्जी रिलीज करता है? तो मैं बोल रहा हूं वो रिलीज करता है मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है? तो मैंने बोला मैकेनिकल वेव्स। तो अब आप बोलोगे सर ये मैकेनिकल वेव्स क्या है? आप कौन फिजिक्स वगैरह पढ़ा रहे हो? आंसर इज क्लियरली नो। सिंपल समझा देता हूं मैं क्या होता है। देखिए भाई, जब भी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जब भी रिलीज होती है, सो जो एनर्जी रिलीज होती है वो दो फॉर्म में हो सकती है। एक को हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। और एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो एनर्जी कैन बी रिलीज्ड इन टू फॉर्म्स, आइदर इन मैकेनिकल वेव्स और
थ्रू रेडिएशन। अब आप बोलोगे रेडिएशन क्या है सर? भाई सन से हमारे तक एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, तो जो एनर्जी सन से आती है हम तक वो किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन। तो रेडिएशन से कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो इट डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, मतलब विदाउट एनी मीडियम हम तक पहुंचती है। सन और अर्थ के बीच में कोई एयर, वाटर या फिर सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, विदाउट एनी मीडियम हम तक एनर्जी पहुंचती है, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। लेकिन अर्थक्वेक वेव्स कौन सी एनर्जी रिलीज करता है? उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। क्या बोल रहा हूं मैं? इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। अब मीडियम क्या हो सकता है मेरा? तो मीडियम मेरा हो सकता है सॉलिड, मीडियम क्या हो सकता है मेरा? लिक्विड, ओके, और मीडियम मेरा क्या हो सकता है? गैस। तो आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू अगर कोई एनर्जी पास होती है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स के थ्रू एनर्जी पास हो रही है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा था अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से क्या रिलीज होती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो जब भी अर्थक्वेक आता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो जो अर्थक्वेक से अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो कुछ वेव्स जनरेट करता है। अब वो जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक को हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब ये वो वेव्स होती हैं जो अर्थ की बॉडी से ट्रेवल करती हैं, अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल करती हैं। और जब ये बॉडी वेव सरफेस पे आती है तो ये न्यू टाइप ऑफ वेव जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। क्या बोलते हैं उसको हम? सरफेस वेव्स। अब जो बॉडी वेव्स है जो अर्थ की कहाँ से ट्रेवल करती हैं? ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। ये कहाँ से ट्रेवल करती है? ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, या फिर बोल सकते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, बोल सकते हैं अर्थ की बॉडी मतलब अर्थ का इंटीरियर। सरफेस वेव कहाँ ट्रेवल करते हैं? ट्रेवल्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कौन जनरेट करता है? बॉडी वेव्स ही जनरेट करती हैं। अब जो बॉडी वेव्स है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंटीरियर ऑफ अर्थ से मूव कर रही हैं और हमको पढ़ना क्या है? इंटीरियर ही पढ़ना है, हमको लेयर स्ट्रक्चर ही पढ़ना है और ये वहीं से जा रही है। सरफेस वेव हमारे कोई काम की नहीं है, सो देयरफॉर वी डू नॉट स्टडी मच, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। खाली सरफेस वेव्स कितने टाइप की होती है तो मैं बता देता हूँ। वो होती है एल वेव एंड आर वेव। एल वेव एंड आर वेव, तो खाली नाम याद रखना, एल वेव एंड आर वेव आर सरफेस वेव। अब बॉडी वेव कितने टाइप की होती है? तो बॉडी वेव भी दो टाइप की होती है, पी वेव एंड एस वेव। तो बॉडी वेव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सारा कंसेप्ट समझा दिया आपको, एनर्जी कैसे रिलीज होती है। अर्थक्वेक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल कर पाती है। अब वापस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ पर थे। मैंने बताया अर्थक्वेक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। बॉडी वेव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। हमेशा अर्थक्वेक में एनर्जी रिलीज कहाँ होती है? फोकस पे, क्योंकि वहीं पर रॉक्स क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं एक दूसरे के आगे अलॉन्ग द फॉल्ट लाइन। ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ बिकॉज बॉडी वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, इसलिए उनका नाम भी बॉडी वेव्स है। बॉडी वेव जब सरफेस पर आकर सरफेस से इंटरेक्ट करती है तो वो न्यू सेट ऑफ वेव को जन्म देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स। सरफेस वेव हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दे मूव अलॉन्ग द सरफेस, और हमको पढ़ना क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सरफेस वेव के खाली नाम याद रखना, एल वेव एंड आर वेव, एंड दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन बॉडी वेव्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बॉडी वेव्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। अब मैंने बताया भाई बॉडी वेव्स के बारे में, एक बार फिर से अपन ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं। अब मैंने बताया आपको बॉडी वेव्स के बारे में, अर्थक्वेक आया, दो वेव्स निकली, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। अब मैं बॉडी वेव्स पे आ जाता हूँ, पर्टिकुलरली बॉडी वेव्स पे आ जाता हूँ मैं। तो जो बॉडी वेव्स है वो कहाँ से ट्रेवल करती हैं? थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। अब बॉडी वेव्स फर्दर दो टाइप की होती हैं, एक होती है पी वेव। क्या होती है? पी वेव, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। क्या बोलते हैं? जिसको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है। एक होती है हमारी एस वेव, एक हमारी क्या होती है? एस वेव्स। सो एस वेव्स का एस मतलब क्या है? एस वेव का मतलब क्या है? सेकेंडरी वेव्स। क्या होता है इसका मतलब? सेकेंडरी वेव्स। इसका एक और नाम क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स भी इसको बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ट्रांस VERSE, ओके।
ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। अब पी वेव क्या है? तो भाई पी वेव बॉडी वेव है, ये कहाँ से ट्रेवल करती है? आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, बिकॉज इट इज मैकेनिकल वेव्स हैं ये, और मैकेनिकल वेव्स तो मीडियम के ही थ्रू ट्रेवल करती हैं। तो अब जो पी वेव है, किसी भी वेव की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। तो पी वेव की प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। अगर मैं एस वेव, जिसको सेकेंडरी वेव या ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, इसकी बात करूं तो इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये सिर्फ और सिर्फ कहां से पास होती है? सॉलिड से ही पास हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, पी वेव तीनों से पास होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एस वेव सिर्फ और सिर्फ कहां से पास होती है? सॉलिड से पास होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पी वेव के जैसा कोई एग्जाम्पल होगा कि आपके पास? बिल्कुल होगा। पी वेव के जैसा एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव, साउंड वेव मतलब क्या है भाई? देखो, मैंने बोला आपको सुनाई दिया, ये क्या है? साउंड वेव है। साउंड वेव को भी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अपने बीच कोई मीडियम है? हाँ है, गैस का मीडियम है। गैस के थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू मेरा साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। साउंड वेव शायद और तेज करेगा अगर मैं लिक्विड में बोलूंगा, और तेज ट्रेवल करेगा अगर मैं सॉलिड में बोलूंगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं। तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं डेंसर मीडियम में जाऊंगा, स्पीड घटती जाएगी जैसे जैसे मैं लाइटर मीडियम में जाऊंगा। वैक्यूम में शायद साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता है। एस वेव तो सिर्फ कहां ट्रेवल करेगी? सॉलिड में, वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगी, मतलब वो रुक जाएगी। ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अभी अगर मैं बात करूं, पी वेव को बोलते हैं प्राइमरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसका एग्जांपल मैंने दिया साउंड वेव। अभी लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर मूव करता है। कैसे? मैंने बोला, आपको सुनाई दिया, इसका मतलब मेरी आवाज ट्रेवल करके आप तक गई, राइट? शायद आपको थोड़ा सुनाई देगा मेरी आवाज, और जो दूर है उसको और कम सुनाई देगी, और जो बहुत दूर है उसको और कम सुनाई देगी, लेकिन मेरी वेव्स कैसी? ऐसी ऐसी धीरे धीरे फिर प्लेन होती जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, मतलब पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑन द अदर हैंड एस वेव में क्या होता है? ये ट्रांसवर्स वेव है, यहां पर मूवमेंट होता है लेकिन एक फिक्स्ड पोजीशन में। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओशियन वेव की, ओशियन वेव सब लोगों ने देखी है, ओशन में वेव आती है। अगर आप उसमें बॉल फेंकोगे, पार्टिकल तो होगा लेकिन एक फिक्स पोजीशन पे अप डाउन करती रहेगी आपकी बॉल। तो ये किसका एग्जांपल है? एस वेव का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब जल्दी से आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स की तरफ वापस। अब मैंने बोला कि भाई एस वेव जो है वो तीनों मीडियम से ट्रेवल करती है। अब मुझे पढ़ना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब अगर मैं बताऊं कि भाई मान लो मैंने बोला कि अर्थ है, अर्थ के अंदर अगर लिक्विड है तो क्या वहां एस वेव ट्रेवल करेगी? फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैंने बोला कि भाई अर्थ के आउटर क्रस्ट में, आउटर कोर में सॉरी, अगर मैंने बोला लिक्विड है, तो क्या वो एस वेव ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। तो जहां जहां सॉलिड होगा वहां वहां हम एस वेव देख सकते हैं, और जहां जहां सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगी, वहां वहां हम पी वेव भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पी वेव वन मीडियम टू अनदर जाएगी तो रिफ्रैक्ट करेगी, ये आपको पता है, बिकॉज अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्ट्स। तो अगर हम वेव की प्रॉपर्टी को पढ़ लें तो हम अंदर का जो मटेरियल है उसके बारे में इन्फर कर सकते हैं। सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वी कैन इन्फर अबाउट द मीडियम। एक सेकंड रुकना, हाँ। सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वी कैन इजीली इन्फर अबाउट द मीडियम। अगर हमें पता है कि पी वेव ट्रेवल कर रही है पूरे अर्थ के अंदर, इसका मतलब वहां पे या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अगर मैं बोल रहा हूं एस वेव ट्रेवल नहीं कर रही है, इसका मतलब वहां पे सॉलिड नहीं है, यही मतलब हुआ इसका। तो अगर एस वेव ट्रेवल नहीं कर रही है मतलब सॉलिड नहीं है, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है। सो बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ wave we can infer about the medium. By knowing the property of wave we can infer about the medium. For example, sound wave has different speed in different medium. तो यही जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सो बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वी कैन इजीली इन्फर अबाउट द मीडियम एंड वी यूज दिस प्रिंसिपल टू नो अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। तो अभी देख लें, अर्थक्वेक आता है, बॉडी वेव जनरेट करता है दो टाइप की। तो पी वेव की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस से ट्रेवल कर लेती है। एस वेव की जो प्रॉपर्टी है मैंने बता दी है, ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं पी वेव और एस वेव को अर्थ के इंटीरियर में बताने की कोशिश करता हूं, स्टार्ट करता हूं बताना। बिल्कुल, सबसे पहले मैं एस वेव से स्टार्ट करता हूं
और एस वेव का मैं पाथ एंड प्रोपोगेशन लेता हूं। पाथ एंड प्रोपोगेशन मतलब कि भाई अगर एस वेव, सबसे पहले एस वेव कैसे जनरेट होगी, अर्थक्वेक आएगा, कहां पर आएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। फोकस पे अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक दो टाइप की वेव्स जनरेट करेगा, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। सरफेस वेव्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम अभी किस पे फोकस कर रहे हैं, बॉडी वेव्स पे। तो फोकस पे आया अर्थक्वेक, एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब दो टाइप की वेव्स निकलेगी, पी वेव और एस वेव। तो पहले मैं एस वेव को देखता हूं। तो भाई एस वेव कहां ट्रेवल करेगी, तो मुझे पता है एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। सिर्फ कहां ट्रेवल करती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। एस वेव ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड। तो जब मैंने स्टडी करी, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, तो मुझे पता चला देखो एस वेव यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है, मतलब ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा होगा, सॉलिड होगा, बिल्कुल होगा। यहां आ रही है, इस पॉइंट से ट्रेवल करके यहां भी आ रही है। ऐसे कैसे, एस वेव यहां जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, मतलब ये पूरा पोर्शन कैसा होगा, तो आप बोलोगे सॉलिड होगा, बिकॉज एस वेव ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड। यहां तक जा रही है, इस पोर्शन में ये पूरा सॉलिड है, बिल्कुल ये भी सॉलिड है, लेकिन जैसे ही एस वेव यहाँ आ रही है तो वो यहाँ पर आकर रुक जा रही है, इस पॉइंट पे यहाँ आकर रुक जा रही है, इस पोर्शन में नहीं आ पा रही है, मतलब आउटर कोर में वो नहीं आ पा रही है। अब अगर आउटर कोर में नहीं आ पा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ एक है कि आउटर कोर सॉलिड नहीं है। क्या वो लिक्विड है, गैस है, वो नहीं पता, लेकिन वो सॉलिड नहीं है। वो क्या है हमें नहीं पता, एस वेव ये नहीं बताती, लेकिन बताती है कि आउटर कोर सॉलिड नहीं है, क्योंकि वो ट्रेवल नहीं कर पा रही है। तो ये जो पोर्शन है, ये एक बाउंड्री लाइन बना दी जो सॉलिड नहीं है, इसके बाद का एरिया। तो जहां तक अर्थक्वेक वेव्स आई, वो एक एंगल बनाती है। वो कितना एंगल बनाती है, 105 डिग्री, 103 to 105 बोलते हैं। इधर भी कितना एंगल बनाएगी, 103 to 105 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि एस वेव का जो पाथ एंड प्रोपोगेशन है वो क्या है, 103 to 105 डिग्रीज तक जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि सरफेस से कितनी डेप्थ तक जा रही है, तो मैंने बोला ये 2900 किलोमीटर डेप्थ तक जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम इस पोर्शन को बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। भाई ये जो ऊपर वाली लाइन है ये तो मेरी क्रस्ट है, और उसके बाद ये जो अंदर है ये क्या है, मेंटल। और मेंटल किस स्टेट में है, तो आप बोल दोगे इजीली सॉलिड स्टेट में है। क्यों, क्योंकि वहां पर एस वेव ट्रेवल कर रही है। क्रस्ट सॉलिड है, हमें पता है। मेंटल भी क्या निकल गया, सॉलिड, क्योंकि वहां एस वेव ट्रेवल कर रही है। और बियॉन्ड 105 डिग्री एस वेव ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो पोर्शन आउटर कोर के कारण कवर नहीं हो पा रहा है। तो जहां पर एस वेव नहीं आई, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर एस वेव नहीं आई, देखो क्या यहां पर पूरे एरिया में एस वेव आई, तो आप बोलोगे नहीं आई सर, कहीं पर भी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मैं इस एरिया को बोल दूंगा एस वेव शेडो जोन। क्या बोल दूंगा, एस वेव का ये क्या बन गया है, शेडो जोन। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर एस वेव नहीं आई वो बन गया एस वेव का शेडो जोन। सो बियॉन्ड 105 डिग्री वी हैव द शेडो जोन ऑफ एस वेव। तो हमने यहां पर क्या समझा, एस वेव का पाथ एंड प्रोपोगेशन। याद क्या रखना है, एस वेव सिर्फ और सिर्फ कहां से ट्रेवल करती है, आप बोलोगे सॉलिड से। तो जहां जहां सॉलिड था वहां वहां वेव आ गई। अब आप बोलोगे सर ये जो रेज हैं ऐसी स्लांटेड क्यों, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी होती है वो कहां जाना चाहती है, टुवर्ड्स द सरफेस, इसलिए वो ऐसी घूम घूम के जा रही है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ईजी है। तो एस वेव का हमने पाथ एंड प्रोपोगेशन पता किया। एस वेव से क्या जानकारी मिली कि दैट यस मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट। मेंटल किस स्टेट में, सॉलिड। आउटर कोर किस स्टेट में नहीं पता, इनर कोर किस स्टेट में नहीं पता। एस वेव अभी नहीं बता रही, एस वेव बस इतना बता रही कि भाई ये वाला जो पोर्शन है इसके बाद क्या है, सॉलिड नहीं है। अब चलें पी वेव पे, आगे की जानकारी पी वेव दे रही होगी, तभी तो पी वेव को भी पढ़ते हैं। पी वेव की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप लोग बोलोगे पी वेव कैन ट्रेवल्स थ्रू ऑल द मीडियम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि पी वेव कहां से ट्रेवल करती है, मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस से ट्रेवल करती है। तो पी वेव तो पूरी अर्थ में ट्रेवल कर पाएगी, बिल्कुल। फिर मैंने बताया यहाँ पर ये पॉइंट था जिसका नाम था, हमने बोला था फोकस। फोकस पे अर्थक्वेक आया, एनर्जी रिलीज हुई, बॉडी वेव्स जनरेट हुई। अब पी वेव्स को पढ़ते हैं। यहाँ पी वेव चलेगी, यस, क्योंकि ये पोर्शन सॉलिड था, एस वेव ने भी बताया। तो जहाँ तक एस वेव चल रही है वहाँ तक तो पी वेव भी चल रही है। क्यों, क्योंकि पी वेव भी सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। यहाँ तक ये 105 था, तो 105 तक तो हमारी पी वेव भी आ गई। एस वेव भी जा रही थी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी पी वेव आएगी, क्योंकि ये सॉलिड है और पी वेव सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। ये यहाँ तक भी हमारी क्या आ गई, 105 डिग्रीज तक पी वेव आ गई। अब उसके बाद जो नई वेव आई, अब ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और बढ़िया दिखे। अब ये जो पी वेव आई, ये यहाँ पर रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, क्योंकि ये तो सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करती है। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट। क्यों, क्योंकि मीडियम बदल गया है।
रिफ्रैक्ट करेगी और यहाँ पर वो फिर रिफ्रैक्ट कर रही है, मतलब फिर मीडियम बदल गया, फिर मीडियम बदल गया और वापस वो सॉलिड में आके सरफेस पे आ गई। तो जब उसकी स्पीड का पता लगाया तो हमको क्या पता चला कि आउटर कोर किस फॉर्म में है, तो हमने बोला फ्लूइड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? क्योंकि वेव की स्पीड, साउंड की स्पीड अलग अलग रहती है अलग अलग मीडियम में, ऐसे ही पी वेव भी साउंड वेव के जैसी है, उसकी स्पीड अलग अलग है अलग अलग मीडियम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जब पी वेव आई यहां तक तो ये पोर्शन सॉलिड था, उसके बाद उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई तो हमको पता चला लिक्विड में एंटर कर गई, फिर स्पीड बढ़ गई तो हमको पता चला सॉलिड में एंटर कर गई, और फिर दोबारा आउटर कोर में लिक्विड में और फिर सॉलिड में आ गई। तो हमें पता चला आउटर कोर किस फॉर्म में? फ्लूइड फॉर्म में। इनर कोर किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो पी वेव हमको कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रही है इंटीरियर ऑफ अर्थ का। फिर एक पी वेव आई, फिर यहां रिफ्रैक्ट होगी। आगे देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, मेरे कैमरे में सेटिंग रहती है 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक उसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। तो हम लोग देख रहे थे यहां पर पी वेव नहीं आई, इस वाले एरिया में पी वेव नहीं आई, मतलब 105 से लेके 145 डिग्रीज तक पी वेव नहीं आई। एस वेव का शेडो जोन बना था। क्यों बना था? क्योंकि वो आउटर कोर में ट्रेवल नहीं कर पा रही थी, इसलिए एस वेव का शेडो जोन बना था। पी वेव का शेडो जोन बना है क्योंकि यहाँ पी वेव नहीं आई, तो मैंने क्या बोला, ये क्या हो गया? पी वेव का शेडो जोन हो गया। बिल्कुल हो गया, ये पी वेव का शेडो जोन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस वेव रिपोर्ट, पी वेव रिपोर्ट नहीं हुई, तो यहाँ पर पी वेव का शेडो जोन बना, यहाँ पर पी वेव का शेडो जोन बना। तो क्यों बना? बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन। पी वेव का शेडो जोन क्यों बना? क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हो रही है बार बार, जिसके कारण इस पोर्शन में वो आई नहीं पाई, इस पोर्शन में वो आई नहीं पाई। सो पी वेव शेडो जोन इज बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन, while the shadow zone of S wave is formed because of its non propagation in the fluid outer core। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आउटर कोर किस फॉर्म में? फ्लूइड, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। जब फ्लूइड बहुत हॉट रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इनर कोर किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पी वेव से पता चलता है। पी वेव ने, देखो भाई, एस वेव ने बता दिया था कि ये जो मेंटल है ये किस फॉर्म में, तो हमने बोल दिया था भाई मेंटल तो सॉलिड था। फिर पी वेव ने भी कंफर्म किया कि हाँ मेंटल सॉलिड है, उसकी स्पीड ने बताया कि मेंटल सॉलिड है। फिर आउटर कोर जो था वो पी वेव ने क्या बताया भाई, वो क्या है? फ्लूइड है, जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मा है। और फिर इनर कोर में उसकी स्पीड ने दोबारा बताया कि इनर कोर क्या है? सॉलिड है। तो हमारे पास तीन है, क्रस्ट सॉलिड है हमको पता है, मेंटल सॉलिड है, आउटर कोर फ्लूइड है, और इनर कोर फिर सॉलिड है। तो ये किसने बताया हमको? पी वेव के पाथ एंड प्रोपोगेशन ने हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो एक बार देख लेते हैं। पी वेव ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस लाइक द साउंड वेव, उसका एग्जांपल है। पी वेव शेडो जोन कहां से कहां तक बनता है? 105 से 145 डिग्री, आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन। क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी इजी है। अब ये डायग्राम मैंने खाली क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसको आप दोबारा बनाने की कोशिश करना। यहां पर मैंने एक सिंपल डायग्राम पी एस वेव ओपन कर चुके हैं, ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम और आपको याद होना चाहिए। पी वेव का शेडो जोन कहाँ बना है, एस वेव का शेडो जोन कहाँ बना है, क्योंकि जहाँ पर पी वेव डायरेक्टली नहीं आएंगी वहाँ पर पी वेव का शेडो जोन बन जाएगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अर्थक्वेक में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, मैकेनिकल वेव्स हैं क्या है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो भाई मैंने बोला अर्थक्वेक्स ऐसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स के बताएं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या बताया? टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, और लास्ट क्या है? RIS, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, या जिसको बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो सबसे पहले चलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक होता है वो होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन। ये बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी भी होता है, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए, अगर रॉक स्लिप हो गया तो अर्थक्वेक आ जाएगा। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक होता है, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। भाई जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब भी अर्थक्वेक आ जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक की डेफिनेशन है वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज अर्थक्वेक। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और क्या आ जाता है? अर्थक्वेक। दैट इज सिंपली वॉल्केनिक अर्थक्वेक। लेकिन ये कहाँ आता होगा? बड़ा ही स्पेसिफिक रीजन में आता है, लोकल एरिया में आता है, जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है इसका इंपैक्ट वहीं देखने मिलेंगे। हाँ, टेक्टोनिक अर्थक्वेक हजारों किलोमीटर दूर तक तबाही मचाता है, लेकिन ये लोकल रहता है, स्पेसिफिक रीजन में आता है। फिर थर्ड दिया हुआ है कोलैप्स अर्थक्वेक। अब कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है? भाई कहीं माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, रेट होल माइनिंग कर रहे हैं, पूरी ज़मीन को आपने पोला कर दिया तो शायद हो सकता है ज़मीन कोलैप्स कर जाए या वो वाइब्रेट कर जाए, तो क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं हम उसको? कोलैप्स अर्थक्वेक। क्यों? बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़।
ठीक है, तो इसमें माइनर ट्रेमर्स आते हैं। ये भी क्या है, अगर आप झारखंड में माइनिंग कर रहे हो तो मध्य प्रदेश में अर्थक्वेक नहीं आएगा, झारखंड तक ही वो लिमिटेड रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कैसे भाई, आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, हाइड्रोजन बम है, एटम बम है, इसकी जब आप टेस्टिंग करते हो, आपने काफ़ी गहरा गड्ढा किया, डीप वेल करा और उस वेल के अंदर क्या लगा दिया, बम लगा दिया। अब जब आप उसको एक्सप्लोड करोगे तो अर्थ वाइब्रेट करेगी कि नहीं, बिल्कुल। सभी ने परमाणु पिक्चर देखी है, गहरा गड्ढा करके जब हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था, उसका जब हमने टेस्टिंग की थी तो उसके कारण पूरी जमीन हिलने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब जो लास्ट टाइप का आता है उसको बोलते हैं हम रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या होता है भाई, 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। ये मेंस का क्वेश्चन भी था, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये एक बार आया था, महाराष्ट्र में एक रिवर है कोयना रिवर, कोयना रिवर के ऊपर ये अर्थक्वेक आया था। कोयना रिवर कहाँ पर है, तो ये है सतारा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट नियर पुणे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में आया था रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब ये कैसे आता है देखना, भाई ये क्या बनाया मैंने, तो मैंने बनाया बेड प्लेन। बेड प्लेन मतलब कि भाई इसके ऊपर क्या फ्लो करती है, तो मैंने बोला रिवर, और ये रिवर के नीचे का सरफेस है, उसके नीचे रॉक्स हैं बहुत सारे, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पर अचानक से क्या बना दिया, डैम बना दिया। ओके, ऐसे ही कुछ रहता है, तो ये मैंने बीच में क्या बना दिया, डैम, या फिर जिसको मैं बोलता हूँ रिजर्वॉयर, तो मैंने बीच में बना दिया रिजर्वॉयर। अब भाई पहले नदी का लेवल ये हुआ करता था, है ना, लेकिन अब आपने क्या करा, पानी रोक दिया, तो अब आपने लेवल को क्या बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। अब अगर पानी रुक गया तो पानी क्या एग्जर्ट करेगा, अपना वेट, और वेट के कारण वो जमीन पे प्रेशर लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पानी को जोर से नीचे दबाएगा, जिसके कारण रॉक्स में वो आ सकता है और लुब्रिकेशन का काम करेगा। और अगर इस केस में रॉक मूव कर गए तो क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रहेगा, रिजर्वॉयर के कारण अर्थक्वेक कैसे आ जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर लगाता है वेट, वेट के कारण लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे की तरफ, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण कई बार सीपेज ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण रॉक्स क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और क्या आ जाता है, अर्थक्वेक। तो यहां पर आपको RIS भी समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल क्या है, कोयना रिवर पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसको बोलते हैं सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। वापस आ जाते हैं हमारे अर्थक्वेक की तरफ, और अर्थक्वेक के अब सिंपली टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। अर्थक्वेक के पहले इफेक्ट्स देख लेते हैं, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट होंगे। काफ़ी सिंपल है, NCERT से एज इट इज़ मैंने कॉपी किया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। ग्राउंड शेकिंग, बिल्कुल ज़मीन हिलने लगती है। फिर क्या, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, अलग अलग जगह अलग अलग ज़मीन तरीके से धंस जाती है। लैंडस्लाइड आ सकती है, मड स्लाइड आ सकती है। सॉइल लिक्विफेक्शन, मतलब सॉइल कई बार क्या होती है, लैंडस्लाइड होती है तो लिक्विड की तरफ फ्लो करती दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं सॉइल लिक्विफेक्शन। ग्राउंड लर्चिंग, हिचकोले खाने लगता है ग्राउंड, बिल्कुल होने लगता है। एवलांचेस, मतलब बर्फ़ के तूफान आ जाते हैं, बिल्कुल। अगर बर्फ़ के पहाड़ पे अर्थक्वेक आ गया तो बर्फ़ के तूफान भी आ जाएंगे। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड अपनी जगह से मूव कर जाएगा। आग लग सकती है, ये भी ध्यान रखना है, NCERT के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अगर आपको ऑप्शन आता है कि क्या इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में फायर लग सकती है, तो आंसर इज यस। फ्लड्स आ सकती है, डैम फेल हो सकते हैं, जैसे हमने देखा, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिरने लग जाती हैं, ठीक है। सुनामी आ जाती है, अगर यही वाइब्रेशन अगर अंडरग्राउंड होता है तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। अंडरग्राउंड, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आर सुनामीज, तो ये हो सकता है। फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स गिरने लगते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर कोलैप्स करते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल, ये किसने दिया था, इसको हम रिक्टर स्केल भी बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड स्केल है तो इसको 1 to 10 के स्केल पर मेजर किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ, इसको कितने स्केल पे मेजर किया जाता है, 1 to 10। लेकिन अब देखना, ये ज़्यादा काम का नहीं रहता है, बिकॉज इट ओनली मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये क्या करता है, सिर्फ मेजर करता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई। भाई हो सकता है अर्थक्वेक जंगल में आए, उसका शहर पे कोई प्रभाव ही ना पड़े। अगर अर्थक्वेक जंगल में आया है, ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं होगा, 1-2 पेड़ गिर गए होंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई लोग नहीं मरे, बिल्डिंग नहीं गिरी, तो ये क्या हुआ, इसने एनर्जी तो रिलीज कर दी कि कितना अर्थक्वेक की कितनी इंटेंसिटी थी, लेकिन इसने ये बताया क्या कि कितनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, ह्यूमन लाइफ हो गई। इसने सिर्फ बताया एनर्जी इतनी रिलीज हुई। हो सकता है वो शहर में आया ही ना हो, और हो सकता है बहुत माइनर अर्थक्वेक और पूरे शहर बर्बाद कर गए हो, लेकिन ये तो उसको लो स्केल पर रखेगा क्योंकि ये तो बताएगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई। सो मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, इट ओनली मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज।
ये नहीं बताएगा कि कितनी ह्यूमन लॉस हो गया, कितनी लाइफ चली गई, कितनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें मेजर नहीं करता। इट इज़ मोर और लेस ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये सिर्फ एनर्जी रिलीज करता है। डज नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग इफ फॉर लार्जर अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक बहुत बड़े होते हैं तो ये एक्यूरेट रीडिंग भी नहीं देता। अगर सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के 600 किलोमीटर के पास में रखा रहता तो भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में, जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। अब दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी स्केल या फिर मर्काइली स्केल, जिसको मेजर करते हैं 1 to 12 के स्केल पे। उसको करते थे 1 से 10 पे, इसको करते हैं 1 से 12 पे। तो जो मैग्नीट्यूड जो इंटेंसिटी स्केल है, जिसको मर्काइली स्केल भी बोलते हैं, जो 1 to 12 पे मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमन लॉस, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ठीक है, तो ये क्या करता है? मेजर द इम्पैक्ट ऑन द अर्थ, इम्पैक्ट मेजर करता है ऑन द सरफेस एंड देयर बाय इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब्जेक्टिव है नेचर में, ये हमको बताएगा इतने लोग मर गए, इतने बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, ये सारी चीज़ों को बताएगा। और इसमें एनर्जी कैसे एक्सप्रेस की जाती है? इन टर्म्स ऑफ टन्स ऑफ एनर्जी। मेजर कैसे किया जाता है? 1 से 12 के स्केल पे इसको मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो यहीं आज हम हमारे लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पी वेव एस वेव, उनके डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी लिखने को आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कैसे मेरा धन्यवाद करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।